फाइंडिंग अ मीनिंग इन लाइफ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैं रिसर्च पढ़ रहा था। मीनिंग इन लाइफ हैज़ 3 कंपोनेंट्स। ये अब मैं सारी ना वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिस्ट की बातें आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि ज़िंदगी को मीनिंगफुल बामायनी बनाने के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 कोहेरेंस, नंबर 3 पर्पस एंड नंबर 3 सिग्निफिकेंस। कोहेरेंस से क्या मुराद है, सिग्निफिकेंस से क्या मुराद है, आई विल कम टू इट। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें। A sense of coherence develops around 3 distinct mechanisms. Coherence कहते हैं, जैसे जब हम एस्से लिखते हैं ना, आप लोग ने शायद कभी एस्से लिखा हो, तो हम कहते हैं कि इस एस्से में कोहेरेंस नहीं है। कोहेरेंस से क्या मुराद है कि ये आउट ऑफ ऑर्डर है। आप एक बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एनर्जी क्राइसिस पे एस्से लिख रहे हैं, आप पहले टॉपिक लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस है, और उसके बाद आप अचानक एक और टॉपिक शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान में वुमेन राइट्स के भी बहुत इश्यूज हैं। दोनों की क्या आपस में कोहेरेंस है? एनर्जी क्राइसिस टॉपिक है, उस पर रहें। तो जब तक ज़िंदगी में कोहेरेंस नहीं होती, ज़िंदगी मीनिंगलेस है। हमारी ज़िंदगी में कोहेरेंस की बहुत कमी है। अगर आप कभी बैठकर सोचें, कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। अब कोहेरेंस कब आती है? कोहेरेंस डेवलप्स अराउंड 3 डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म। कोहेरेंस में 3 चीज़ें। नंबर 1 वैल्यूड एक्सपीरियंसेस, नंबर 2 ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स एंड नंबर 3 डायरेक्शनैलिटी। व्हाट इज मेंट बाय वैल्यूड एक्सपीरियंसेस? वैल्यूड एक्सपीरियंसेस से क्या मुराद है? यानी आपकी ज़िंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो वैल्यूएबल हैं। जैसे एक फिलोसफर ने कहा था, सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, उसने कहा वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से हम ये सीखते हैं कि हिस्ट्री से हम कुछ नहीं सीखते। इसलिए जिस बंदे ने ज़िंदगी में चपेड़ों से और मार से कुछ नहीं सीखा, तो उसके ज़ीरो एक्सपीरियंस है। उसके बाद उसके नॉन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। उस बंदे की तलाक हो गई है, लेकिन वो सीख नहीं रहा मेरी तलाक क्यों हुई, तो वो ज़ीरो है वो बंदा। उसकी दोबारा तलाक हो जाएगी, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं कि मेरा क्या कसूर था। वो सारा का सारा देख रहा है अगले का क्या कसूर था। वैल्यूड एक्सपीरियंसेस होने चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप बड़े हो रहे हैं और जहन आपका उतना सा है, तो फिर यू आर ज़ीरो और आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। इसलिए एक्सपीरियंसेस से सीखें। एक्सपीरियंसेस से आप तब सीखेंगे जब आपकी अना मरेगी, जब आप जो है वो एरोगेंस से बाहर निकलेंगे। इसीलिए मैं यंगस्टर्स को समझाता हूँ कि जब आपको बड़े कोई बात समझाएं, आपके टीचर्स आपको कोई बात कर रहे हो, तो उनके एक्सपीरियंस से सीखें, आपको वैल्यू दे रहे हैं। वो अपने लाइफ के 20 साल आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हर एक्सपीरियंस को वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करें। पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर कोई हादसा हो गया, उसको वैल्यूएबल कैसे बनाना है, उससे सीख लें कि हादसा क्यों हुआ, हादसे की वजह क्या है। अगर आप स्लिप हो रहे हैं, इस एक्सपीरियंस को वैल्यूएबल बनाएं। अगर आप किसी गुनाह में मुलविस हैं, इसको वैल्यूएबल बनाएं, इस एक्सपीरियंस को, कि मैं गुनाह से बाहर निकलूं और इसको वैल्यूएबल बना के अगलों को सिखाऊं कि मैं कैसे निकला था। ये वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। आजकल हर यंगस्टर जो है वो पड़ा हुआ है गुनाहों में। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप वैल्यूएबल अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें कि मैं ऐसे निकला था, और आप भी निकलें इंशाल्लाह। आप एक सर्कल बनाएं, उस सर्कल में बैठें और लोगों को भी बिठाएं, और इंशाल्लाह इन चीज़ों से निकालें। दूसरा, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को टाइम देना चाहिए, और यहाँ पर इस्लाम से ज़्यादा बेहतरीन और हमें क्या गाइडलाइन देता है। देखें, क्रिश्चियनिटी, वेस्ट, जितने भी उनके पर्सपेक्टिव है ना, उसमें सिर्फ ये कि डू गुड डू गुड डू गुड। सैंक्शन नहीं हुई ये चीज़ें। सैंक्शन समझते हैं? लॉ बना देना, किसी चीज़ को लॉ बना देना, और अगर उस पर आप अमल नहीं करेंगे तो उसकी सज़ा देना, इसको कहते हैं सैंक्शन करना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि औरतों के साथ जो डिसरिस्पेक्ट करेगा उसे बहुत सज़ा मिलेगी, तो ये मैं अब सैंक्शन कर रहा हूँ उस लॉ को। औरतों की डिसरिस्पेक्ट के ऊपर एक पूरा लॉ बना रहा हूँ। अब रिलेशनशिप्स को इस्लाम ने सैंक्शन कर दिया बाकायदा। कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, और बाप की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी। ये क्या है? सैंक्शन। कि ये कोई मजाक नहीं है। अगर बाप के साथ बदतमीज़ी करोगे तो ये अल्लाह ताला तक बात जाती, फिर अल्लाह कोई नहीं राज़ी तुमसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया, एक वो बूढ़े थे, उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है वो मुझे पैसे नहीं देता है, शेयर नहीं करता है मेरे साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, डांटा, कहा कि तुम्हारा बाप है, इसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। तो वो इतना हैरान हुआ, तो उसने कहा कि मेरे माल में इनका शेयर है। उन्होंने कहा सारा इनका। हदीस का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, पढ़िए ना आपने हदीस। तो रिलीजन सैंक्शन कर रहा है आपके रिलेशनशिप्स को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और 3 दुआएं दी, बदुआएं एक्चुअली। ही प्रेड अगेंस्ट 3 पीपल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। दुआ करने वाला, बदुआ करने वाला एंजल्स का सरदार और आमीन कहने वाला नबियों का सरदार। उनमें से एक बदुआ थी कि बर्बाद हो वो शख्स जिसके माँ बाप बूढ़े हैं और वो सवाब ना, अजर ना ले उनकी खिदमत करके, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। ये होता है सैंक्शन करना, मजाक नहीं है। तुमने अपने मॉरल्स को मजाक बना लिया कि गुड, बी गुड, डू गुड। अब कोई करे तो ठीक है, ना करे तो वो भी ठीक है। वो कहते हैं खुद ही लर्न कर जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इस्लाम ने ईमान का हिस्सा बना दिया आपके रिलेशनशिप। नबी वसल्लम ने कहा सिला रहमी वो तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। जो कता तालकी करेगा अल्लाह ताला उसके साथ जो है वो ला तालकी का इजहार करेगा क़यामत वाले दिन। ये ईमान का हिस्सा बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में से तब तक कोई सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। ये क्या, ये सैंक्शन है कि कोई नहीं तुम ईमान वाले, हम नहीं तुम्हें मानेंगे क़यामत वाले दिन ईमान वाले अगर तुमने ये ना किया। और फिर whoever of you truly believes in Allah and the hereafter let him be good to his neighbor। ये है कि नहीं हदीस कि वो अपने हमसाये के साथ अच्छा हो जाए। अच्छा होने से क्या मुराद है, उसका हाल चाल पूछो। यहाँ तक हदीस में आता है, सही हदीस है, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि जब आप कुर्बानी का गोश्त बनाएं तो उसमें ज़रा पानी डालें ताकि उसकी स्मेल जो है वो हमसाये तक ना पहुँचे। क्या पता उसने कुर्बानी ना की और उसके दिल में आए महरूमी, सेंस ऑफ महरूमी उसके दिल में ना आ जाए। ये है हमारा दीन रिलेशनशिप्स के हवाले से। तो दीन हमारा ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स की तरफ हमें ले जाता है। किस तरह? सैंक्शन करके। कोई वे ऑफ लाइफ सैंक्शन नहीं कर रहा आप रिलेशनशिप्स के हवाले से। अल्लाह ताला कहता है तुम ईमान वाले ही नहीं हो अगर तुम्हारे रिलेशंस ऑथेंटिक कोई नहीं। ओके, कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ हमें मजहब जो है ले जा रहा है। नमाज क्या है? आप क्या समझते हैं नमाज क्यों मर्दों को निकाला कंफर्ट जोन से कि आओ मस्जिद में खड़े हो आके? कम्युनिटी बिल्डिंग, मिलो एक दूसरे से, साथ खड़े हो, भाईचारा कायम करो, पैरों के साथ पैर जोड़ो, कंधों के साथ कंधा जोड़ो। ये क्या है? कम्युनिटी बिल्डिंग है। फास्टिंग क्यों जो है वो फ़र्ज़ करार दी? ताकि तुम गुरबा के बारे में फ़ील करो, तुम में एम्पैथी पैदा हो, तुम सेंसिटिव बनो। अगेन कम्युनिटी बिल्डिंग। तो ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स ये सिर्फ इस्लाम हमें दे सकता है, बाकी सब फेक है। वेस्ट की हम बड़ी मिसाल देते हैं जी, वो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, ठीक है बड़े अच्छे हैं, मानते हैं वहाँ पे लोग अच्छे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी जो उनका स्ट्रक्चर है ना सोसाइटी का, सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वो प्रोफेशनल एथिक्स पर बेस्ड है। द रीज़न वो उनके एथिक्स इतने अच्छे हमें लगते हैं वो प्रोफेशनलिज्म की वजह से हैं। वहाँ रिवॉर्ड किया जाता है एथिक्स को, वहाँ पर एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि अनएथिकल बंदे को पनिश किया जाता है और जो एथिकल है उसको रिवॉर्ड किया जाता है, उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। असल में बहुत सी चीज़ें फेक हैं हमारी दुनिया में, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप्स। ये आप दोस्तियों में भी देखेंगे। एक दोस्त जिसे आप बहुत अच्छा दोस्त समझ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना अच्छा दोस्त है जब कोई मुश्किल वक्त आएगा, जब कोई ज़ाहिर है कि डिफेंड करने की बारी आएगी या जब कोई अल्लाह रसूल की बारी आएगी। ज़ाहिर है कि एक दोस्त आपका बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन उसके बाद आप इस्लामी हो गए, गाने भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। तो अगर तो आपको छोड़ गया इसका मतलब कि ये इनऑथेंटिक रिलेशन है, फेक रिलेशनशिप था। आपके साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ था सिगरेट वगैरह पीने के लिए और खेल तमाशा करने के लिए। जैसे ही आपने को पते की बात की और साइड पे हो गया। तो दुनिया के जो रिलेशंस हैं विदाउट अल्लाह इन इक्वेशन वो सब फेक है मेरे नज़दीक। वो खोखले हैं स्पाइडर वेब की तरह। जो रिलेशन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह है वो ऑथेंटिक रिलेशनशिप है। एक रिसर्च भी कंडक्ट हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यानी स्टडी ओवर टाइम। उन्होंने अपने कुछ ग्रेजुएट्स की जो है वो लाइफ स्टडी की, तकरीबन 15 से 20 साल। ये हार्वर्ड करता रहता है, अपने 10-15 ग्रेजुएट्स के नाम लिखता है जो टॉप के ग्रेजुएट्स हैं, उनकी लाइफ को स्टडी करता है एज ए सोशल स्टडी, सोशोलॉजी की स्टडी। उन्होंने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो लोग थे जिनके ऑथेंटिक रिलेशंस थे, जो अपने रिलेशंस में बहुत अच्छे थे, जो अपनी फैमिली वालों के साथ बहुत अच्छे थे। तो वो सबसे ज़्यादा खुश थे और उनकी इनकम भी सबसे ज़्यादा हायर थी, क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो वो काम भी अच्छा करता है। ये बहुत बुनियादी सी बात है, बेसिक सी बात है। रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टियां दोगे ना उनकी फैमिली इवेंट्स के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि वो खुश रहेंगे। ठीक है। सो दूसरी चीज़ कोहेरेंस के लिए होगी ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। तीसरी चीज़ कोहेरेंस के लिए डायरेक्शनैलिटी। डायरेक्शनैलिटी से क्या मुराद है कि आपकी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए जब आप कोई चीज़ करने जा रहे हो, उसका कीपिंग द एंड रिजल्ट इन माइंड। स्मार्ट गोल्स का पता है आपको? SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, ओके, एक्यूरेट। आई थिंक ए से एक्यूरेट है,
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और आर से जो है वो आई थिंक रिलायबल, एंड टी से रियलिस्टिक, एंड टी से टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल्स पे कभी रिसर्च कीजिएगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास मैं सारा समझाऊं। डायरेक्शनैलिटी से मुराद है कि जो भी आप कर रहे हैं वो स्मार्ट होना चाहिए। साल के तौर पे एक बंदा जिम ज्वाइन करता है, अब एंड रिजल्ट क्या है जिम ज्वाइन करने का? अगर वो कहता है बॉडी बनानी है, ठीक है, ये भी एक गोल है, बॉडी बनानी है, लेकिन कितने टाइम में बनानी है? टाइम बाउंड होना चाहिए ना, रियलिस्टिक होना चाहिए। वो कहता है कि मैं डेली 10 घंटे जिम करूँगा, या अनरियलिस्टिक है, हीरो बन के, ओके, दूसरे दिन बिस्तर पे पड़ जाएगा। इसलिए रियलिस्टिक भी होना चाहिए, टाइम बाउंड भी होना चाहिए, और उसके अगेंस्ट एक पैरामीटर होना चाहिए चेक करने के लिए। अब रिलीजन आपको डायरेक्शनैलिटी कैसे दे रहा है? रिलीजन आपको तीनों चीज़ों में डायरेक्शनैलिटी दे रहा है। 3 चीज़ें होती हैं, एक बेहतरीन तालीमी निज़ाम में 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? नंबर 1 साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग, नंबर 2 फिज़िकल ग्रूमिंग, और नंबर 3 आपकी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग। क्योंकि हम माइंड, बॉडी और सोल हैं। साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग से मुराद क्या है कि आपको साइकोलॉजिकली एक डायरेक्शन दी जा रही है कि तुमने ऐसा बनना है। अब आपने कैसा बनना है? मेरे सामने क्या डायरेक्शन है, मैं किसे अपनी डायरेक्शन बनाऊं साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, कि मैंने ऐसा बनना है। मेरे सामने अगर मैं किसी एक्टर की मिसाल लाता हूं कि मैंने ऐसा बनना है, तो कल को मैं उसके बारे में ख़बर पढ़ता हूँ कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था नशे की हालत में और उसने गाड़ी मार दी, तो इसका मतलब वो तो साइकोलॉजिकली स्टेबल ही नहीं है। मैं उसको डायरेक्शन कैसे दे सकता हूँ, अपनी डायरेक्शन उसको कैसे बना सकता हूँ? इसी तरह अगर मैंने स्पिरिचुअली ग्रो करना है, डायरेक्शन देनी है, उसका पैरामीटर क्या है? व्हाट विल टेल मी मैं स्पिरिचुअली कितना ऊपर जा रहा हूँ? हाउ कैन आई चेक? वो चेक, वो क्राइटेरिया, वो पैरामीटर्स कहाँ लिखे हुए हैं? बुद्धिज़्म में लिखे हैं, हिंदुइज़्म में लिखे, क्रिश्चियनिटी में लिखे, कहाँ से पकड़ूँ स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शनैलिटी? ओके, साइकोलॉजिकल डायरेक्शनैलिटी से मुराद ये है कि क्या मैं बाइसनेस ख़त्म कर रहा हूँ? बाइसनेस समझते हैं? तासुब, किसी के बारे में तासुब रखना कि ये मुझसे नीच है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसको, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसको कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में नार्सिसिज्म, कि एक बंदा अपनी बहुत तारीफ़ करता है और दूसरे को कुछ नहीं समझता है, उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। तो क्या मैं इसको हल कर चुका हूँ? मेरे पास क्या डायरेक्शन है इसको हल करने की? डायरेक्शनैलिटी चाहिए। उसके बाद फिज़िकल पे आ जाएं। फिज़िकल में डायरेक्शनैलिटी क्या है? एक बंदा सूअर खा रहा है और कहता है मुझे डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई, तो इसका मतलब कि उसे पता ही नहीं सूअर हराम है, पिग हराम है, उसके बाद डायरेक्शन ही नहीं बेचारे के बाद। एक बंदा अल्कोहल पीता है, गोरे की बात कर रहा हूँ, उसके पास क्या डायरेक्शन है कि डेली कितना पीना है, या पीना भी है कि नहीं पीना? कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। व्हाट इफ डॉक्टर खुद अल्कोहलिस्ट है? डॉक्टर्स बहुत से खुद अल्कोहलिस्ट होते हैं, क्या पता डॉक्टर भी उसके साथ पीता हो। तो डायरेक्शनैलिटी कहाँ है? इसलिए रिलीजन के सिवा डायरेक्शनैलिटी आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ों में मिल जाएगी, लेकिन ये कि अगर आप कॉम्प्रीहेंसिव डायरेक्शनैलिटी चाहते हैं इन ऑल 3 डोमेन्स, कौन सी? साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल। फिज़िकल डायरेक्शनैलिटी इतनी ज़्यादा इस्लाम में कि अल्लाह के नबी ने हमें तहारत सिखाई। कितनी ज़बरदस्त डायरेक्शनैलिटी के वॉशरूम करके तहारत करो, वरना बीमार हो जाओगे, गंदगी लगेगी। जाहिर है कि तुम्हारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर गंदगी लगी होती है, उनको तहारत करो, पानी से करो। पूरी तहारत सिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सर्कमसिशन का हुक्म दिया मैन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बच्चों के हवाले से। फिज़िकली अल्लाह के नबी ने एक एक चीज़ बताई, ये हलाल है, ये हराम है, मत खाओ, तुम्हारी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी। सूअर हराम करार दिया, अल्कोहल हराम करार दिया, एक एक परिंदे के बारे में बताया, सी क्रिएचर के बारे में बताया। और क्या हमें डायरेक्शनैलिटी चाहिए? उन बेचारों के पास तो डायरेक्शनैलिटी है ही कोई नहीं, वो तो तजर्बे कर रहे हैं। वो शायद 10 साल बाद जब पिग्स के बारे में इतनी रिसर्च आ जाए कि नाउ दे हैव इनफ डाटा कि यार पिग तो बहुत हराम, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर शायद वो पिग को बैन ही कर दें। बाय द वे स्पोर्ट्समैन, आपको पता है ना, अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीते, उनके लिए बैन है, अल्कोहल पीना उनके लिए बैन होता है। तो हम कहते हैं कि जब डॉक्टर बता रहा है तो बैन कर दिया, जब अल्लाह रसूल बता रहे हैं तब मानना ही नहीं। इसका मतलब एरोगेंस है। ओके, तो अगर आपने अपनी लाइफ को कोहेरेंट बनाना है तो 3 चीज़ें लाइफ में लेकर आएँ। कैसे? वैल्यूड एक्सपीरियंस, अपने हर एक्सपीरियंस से सीखें, नोट डाउन करें, ठीक है, और उससे सीखें और आइंदा उसे रिपीट ना करें। ये हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। अक्लमंद बने। ओके।